हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों हम जीके जीएस को कवर करने जा रहे हैं। जितने भी मेरे भाई बंधु जो हैं, दोस्त जो हैं, जो एओसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल, जैसा कि आप जानते हो, एओसी की अगर मैं बात करता हूं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी संख्या 50 है। इसी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अब जो है हम एओसी के लिए स्पेशली क्लासें लेकर आए हैं दोस्तों। और आपको जो है इसके अंदर जो 50 नंबर के या 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो आपको सारे के सारे कवर करवाने का मैं काम करूंगा दोस्तों। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ये हमारा जो है एक एमसीक्यू की सीरीज रहेगी। लगभग आपका एग्जाम जो है वो 28 मई के आसपास होने वाला है दोस्तों। तो इसके पहले पहले आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन करवाने का मैं काम करूंगा, जैसे जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ज्यादा डीप में हमारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो बेसिक से बातों को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की। एक बात और दोस्तों, अगर आप जो भी चीज हम पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हो, तो मेरे भाई उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है इंस्पायर एजुकेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप लोग सर्च कर लीजिएगा इंस्पायर एजुकेशन। इस नाम को जब आप लोग सर्च करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है, तो आप सीधे की सीधे चीजों को देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। नोट्स की पीडीएफ मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्ज नहीं लूंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इस पर सिलेक्शन लीजिए एओसी में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सारे के सारे आपके जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर ही हैं दोस्तों। और इन्हीं के अंदर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक और शेयर करने का काम करिएगा। फिर हम बात करेंगे आज के हमारे टॉप क्वेश्चंस के बारे में, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जहां से आपके एग्जाम के अंदर हर बार दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इतिहास के पिता की 15वीं सदी में सही अर्थों बताइए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने उसने ये पूछा है, बताइएगा इतिहास के पिता कौन है। क्या पूछा है उसने? इतिहास के पिता आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको बताना है इतिहास के जो पिता हैं वो कौन है। अगर मैं बात करता हूं फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में, अगर दोस्तों मैं बात करता हूं फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जिस व्यक्ति के द्वारा इतिहास की शुरुआत की गई थी, उसका नाम क्या था सर? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हेरोडोटस। कौन थे वो हेरोडोटस ही थे दोस्तों। सबसे पहले हम इसी वर्ड को समझते हैं, सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं कि सर इतिहास जो होता है वो होता क्या है। तो इतिहास की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो कॉमन सी बात है, इसका मतलब होता है बीतता हुआ समय। और बीते हुए समय का अध्ययन करना ही हमारा क्या होता है? इतिहास होता है। यानी जो जो समय वो बीत चुका है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है सर? वो इतिहास कहलाता है। इतिहास की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये हमारा किस है सर? ये हिस्ट्री जो वर्ड है हमारा, हिस्ट्री जो वर्ड है, ये किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड। और ग्रीक भाषा में एक वर्ड हुआ करता था जिसका नाम था हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया वर्ड से आपका कौन सा शब्द निकला है? हिस्ट्री निकला है। और इस हिस्टोरिया वर्ड का जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है सर? इसका मतलब होता है इंक्वायरी करना या रिसर्च करना। जब हम किसी चीज की इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी यानी छानबीन करना दोस्तों, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इतिहास ही कहलाता है। तो दोस्तों, इतिहास के जो फादर थे वो हेरोडोटस थे। और हेरोडोटस ने एक बुक भी लिखी थी। अगर आपसे बुक पूछ लेता है वो कौन सी बुक लिखी गई थी, तो आप लोग आंसर कर देंगे सर, इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिका। ये हिस्टोरिका है दोस्तों, और वो हिस्टोरिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? किसकी बात कर रहा है वो? असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। बताइएगा असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई? दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं असहयोग आंदोलन के बारे में, तो याद रखिएगा कि सर इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। और 1920 में इसकी शुरुआत करने वाला जो शख्स था उसका नाम था महात्मा गांधी।
क्या नाम था? महात्मा गांधी। कि सर महात्मा गांधी के द्वारा ही 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और ये आंदोलन जो है दोस्तों आपका 1920 से लेकर कब तक चला? 1922 तक चला था। तो 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला। और अगर मैं बात करता हूं इस असहयोग आंदोलन के बारे में, तो एक बात और याद रखिएगा, पूछा जाएगा बताइए 1922 में ये आंदोलन कब वापस लिया गया? तो सर 1922 के अंदर ये वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के बाद। कौन से कांड के बाद? सर एक कांड हुआ था जिसका नाम था चोरा चोरी कांड। और अगर मैं बात करता हूँ इस चोरा चोरी कांड के बारे में दोस्तों, तो ये चोरा चोरी नामक एक जगह थी जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? सर वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो चोरा चोरी नामक स्थान था, यहाँ से जब क्या था, एक काफिला या एक जुलूस निकल रहा था, तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था और उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, जिसमें पुलिस स्टेशन के 23 कर्मचारी जिंदा जलकर राख हो गए दोस्तों। तो इसी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1920 में हुई। कब तक चला? 1922 तक चला। वापस क्यों लिया गया? क्योंकि सर चोरा चोरी की घटना हुई, और ये चोरा चोरी कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर पड़ता है। बात आई है किसकी? असहयोग आंदोलन की। तो याद रखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में था। अगर मैं बात करता हूं इससे पहले आपका एक और आंदोलन एग्जाम में पूछा गया था 1919 का। और 1919 की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, 1919 के अंदर आया था आपका रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? सर 1919 में रोलेट एक्ट आया था। और रोलेट एक्ट को हम बोलते हैं सर काला कानून। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील। इसमें किसके आधार पर? सर रोलेट एक्ट के अंदर शक के आधार पर गिरफ्तारी थी। किसके आधार पर थी दोस्तों? शक के आधार पर गिरफ्तारी, यानी शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ये 1919 की घटना है। 1920 में असहयोग आंदोलन 22 तक चला। अब 1923 की एक घटना और लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 1923 में दोस्तों एक पार्टी का गठन किया गया था। और उस पार्टी का अगर आपसे नाम पूछ ले तो आप आंसर कर देंगे सर, इस पार्टी का नाम था स्वराज। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी जो है दोस्तों, ये दो लोगों के द्वारा बनाई गई, जिसमें एक तो थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? सर पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और दूसरा याद रखिएगा, सी आर दास। कौन थे? दूसरा जो शख्स थे उनका नाम था सी आर दास, जिन्हें चितरंजन दास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। इन्हीं बातों से आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? क्या पूछा है? जिसके ऊपर क्या लाया गया? महाभियोग लाया गया, यानी इम्पीचमेंट लाया गया। तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? तो हम सभी जानते हैं सर, उस शख्स का जो नाम हुआ करता था वो वॉरेन हेस्टिंग ही था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और याद रखिए दोस्तों, ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, और इसी के ऊपर सबसे पहले क्या लाया गया था? महाभियोग लाया गया था। अब गवर्नर जनरल की बात आई है दोस्तों, तो आपके दो युद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ज्यादातर युद्ध पूछा जाता है प्लासी का युद्ध। इन्हीं गवर्नर जनरल से जो युद्ध पूछे जाते हैं वो देखिएगा। एक तो युद्ध पूछा जाता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध पूछे दोस्तों, हम आंसर कर देंगे सर, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। और 1757 में ये जो युद्ध हुआ, ये किसके बीच हुआ? तो आप लोग आंसर करेंगे सर, ये सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में। और दूसरा याद रखिए दोस्तों, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और एक युद्ध आपसे जो पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध पूछे आपसे तो आंसर कर देना सर, वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। तो ये दोनों के दोनों युद्ध भी आपसे पूछे जाते हैं इन्हीं से। अगर आपसे ये पूछ ले, बताइएगा जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप आंसर करेंगे लॉर्ड डफरिन था। जब 1857 की क्रांति हुई, जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय भी कौन था? सर वो लॉर्ड कैनिंग ही था। तो भारत का पहला वायसराय पूछे भी तो क्या आंसर करेंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हम लोग जो है आंसर करेंगे। अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस। और आपसे क्या पूछा गया है? इस पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? आपसे ये बात पूछी गई है। अगर मैं बात करता हूँ किनके बारे में, विमल कुमार, बिल्कुल नहीं सर, विमल कुमार की पुस्तक नहीं, शांता
बिल्कुल नहीं सर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सर। आप यहाँ पे नाम आया एक महान शख्सियत का जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों, सारी बातें समझेंगे। अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें क्या कहा जाता है सर, इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है। और क्या कहा जाता है सर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, जो अंग्रेजों ने दी थी। और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि को लौटाने का काम किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत देश का राष्ट्रगान लिखा गया, और भारत देश का जो राष्ट्रगान है दोस्तों उसका नाम है जन गण मन। और इसकी मैं अगर बात करता हूं तो इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 52 सेकंड का दोस्तों इसे गाने में जो है समय लगता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो पहला भारतीय जिसे नोबेल मिला था, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। और किस चीज के लिए मिला था सर, इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला दोस्तों, इन्हीं की एक रचना थी जिसका नाम गीतांजलि था, और इसी गीतांजलि के दोस्तों इन्हें किससे सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा गया। इन्होंने भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, और जिसका नाम था अमार शोनार बांग्ला। क्या नाम था, अमार शोनार बांग्ला। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही अमार शोनार बांग्ला लिखा गया, जो बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। मोहम्मद इकबाल, फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। फटाफट आंसर करिए दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। फटाफट आंसर करके बताएंगे आप लोग कि इनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए बेसिन की संधि कब हुई थी। फटाफट कमेंट करिए। बेसिन की संधि दोस्तों आपसे पूछी है 1802 में, 1799 में, 1818 में, या 1908 में। बेसिन की संधि आपसे पूछी गई है दोस्तों, कब हुई थी बेसिन की। सर अगर हम बात करते हैं बेसिन की संधि के बारे में तो बेसिन की संधि वर्ष 1802 में हुई थी। कब हुई थी, 1802 के अंदर ही सर बेसिन की संधि हुई थी। एक संधि आपसे और पूछेगा, संधि की बात आई है, संधि होता है एक तरह से समझौता। सर संधि का मतलब होता है समझौता। तो एक संधि और पूछ ली जाती है आपसे कई बार, सुरजी अंजन गांव की संधि। क्या पूछ लेता है आपसे, सुरजी अंजन गांव की संधि भी आपसे पूछ लेता है। तो सुरजी अंजन गांव की संधि की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये कब हुई थी। अगर बेसिन की संधि 1802 में हुई है तो ये इससे अगले साल होगी। ये कब होगी सर, ये 1803 में होगी। कई बार आपसे पूछ लेता है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि की बात करूं दोस्तों तो ये कब हुई थी सर, ये हुई थी 1765 में। कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि पूछिए तो 1765 आंसर कर देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। किसकी बात आई है सर, यहाँ पे बात हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कराए, वो आईएनसी की बात कराए। अगर मैं आईएनसी की बात करता हूं मेरे दोस्तों तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना जहां पर हुई दोस्तों उसका नाम था संत गोकुलदास तेजपाल। संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और अगर मैं बात करता हूँ इस महाविद्यालय की तो ये कहाँ पे पड़ता है सर, ये बॉम्बे में है। कहाँ पे दोस्तों सर, ये बॉम्बे में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका जो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ, इसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था सर, इसके अंदर कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और याद रखिए दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, और इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछे तो आप लोग आंसर कर देना कि सर इसके जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं।
हैं। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, उनका नाम क्या था सर? इनके संस्थापक जो थे वो ए ओ हयूम थे। कौन थे सर? इनके संस्थापक ए ओ हयूम माने जाते हैं, एलन ऑक्टेव हयूम माने जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? पहले अध्यक्ष पूछा है, और पहले अध्यक्ष की बात आई है दोस्तों, तो हम आंसर कर देंगे सर वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए हयूम कौन थे सर? वो इसके संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष थे, प्रथम फारसी अध्यक्ष दोस्तों। अगर आपसे वो पूछ रहा है तो आप आंसर कर देंगे सर वो दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले तब आप आंसर कर देंगे सर वो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों आपसे पूछ ले, तब आप लोग आंसर कर देंगे कि सर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन बनी थी, तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आप आंसर कर देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन कर देंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो हम आंसर कर देंगे सर वो महात्मा गांधी का बेलगांव अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? अभी देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या है, वो युद्ध पूछ लिया जिसने भारत के अंदर किस चीज को शुरू किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरू किया था। बताइएगा कौन सा युद्ध था? वो बक्सर की लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध था, मैसूर की लड़ाई थी, या वो कौन सा ऐसा युद्ध था दोस्तों जिससे ब्रिटिश, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश की, तो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी बात हो रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो 1600 में हुई, और 1600 में इस कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी सर? इस कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। कहां पे हुई दोस्तों? सर इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो लंदन में हुई थी। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले इस कंपनी की स्थापना करने का जो उद्देश्य था, वो सर ये कंपनी 1600 में बनी थी, और 1600 में बनी थी किसके समय में सर? ये अकबर के समय में बनी थी। किसके समय में बनी दोस्तों? सर ये अकबर के समय में बनी थी, और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। क्वेश्चन क्या आएगा बताइए, जिस समय ये कंपनी बनी थी उस समय भारत में किस शासक का शासन था? तो आप आंसर करेंगे सर अकबर का था। लेकिन जब ये कंपनी भारत में आई थी, जब ये कंपनी भारत में आई थी, तो भारत में जब ये कंपनी आई दोस्तों, तो उस समय शासन किसका था? तब आप लोग आंसर करेंगे सर उस समय शासन था जहांगीर का। किसका शासन था सर? उस समय शासक हुआ करता था जहांगीर, और जहांगीर के समय में ये कंपनी 1608 में भारत आई थी। कब आई थी? 1608 में भारत आई थी। अब सर इन्हीं के द्वारा सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों ये प्लासी कहां पे पड़ता है, तो आप आंसर करेंगे सर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल का एक गांव है प्लासी, वहां पर युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध मैंने आपको बताया कब हुआ? 1764 में हुआ। तो पहला वो युद्ध था दोस्तों जिसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना करने का काम किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए, बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना या अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो हम आंसर कर देंगे सर इन्होंने जो अपना कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था। कहां पर लगाया था? सूरत में। और सूरत में दोस्तों वो 1613 में लगाया गया था। वैसे इन्होंने पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में भी लगाया था, लेकिन आपको ऑप्शन में सूरत मिलेगा, आप सूरत ही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन है? गोल्डन टेम्पल की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर? यहाँ पे बात की है उसने गोल्डन टेम्पल के बारे में। और अगर मैं बात करता हूँ गोल्डन टेम्पल, तो सर ये पंजाब में अमृतसर नामक शहर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर नामक शहर में। तो बताइएगा इसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सर गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो है सर ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सिखों के अंतिम गुरु। तो याद रखिए सिखों के अंतिम गुरु अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन थे सर? वो गुरु गोविंद सिंह ही हुए थे। कई बार क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु आपसे पूछ ली जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी सर? नांदेड़ नामक स्थान पर। और ये नांदेड़ नामक स्थान कहां पे है दोस्तों? सर ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है सर? ये महाराष्ट्र में स्थान पड़ता है। अर्जुन देव या तेग बहादुर। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करिएगा कि इस
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सर सोचने वाली बात ही नहीं है, वो गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं। अब एक चीज समझिए दोस्तों, सिख धर्म के अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल कितने गुरु हुए थे? सर इसमें 10 गुरु हुए थे, और 10 गुरुओं में जो चौथे नंबर के गुरु थे, चौथे नंबर के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास। और याद रखिए दोस्तों, गुरु रामदास जो हैं, इन्हीं की एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था बीबी भानी। इनकी बेटी का नाम क्या था? बीबी भानी। और अगर मैं बात करता हूं बीबी भानी, तो इसी बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। कितने बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। और ये 500 बीघा जमीन देने का काम किस शासक के द्वारा किया गया? सर ये अकबर के द्वारा किया गया था। और इस 500 बीघा जमीन पर ही गुरु रामदास ने कौन सा शहर बसाया था? इन्होंने अपने नाम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था रामदास नगर। क्या नाम था? गुरु रामदास नगर इसका नाम था। और याद रखिए दोस्तों, यही गुरु रामदास नगर आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। और याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है ये हमारा अमृतसर पंजाब के अंदर ही पड़ता है। इस स्वर्ण मंदिर को कई बार हरमंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हरमंदर साहिब के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हरमंदर साहिब भी पूछ ले आपसे तो वो भी कौन हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर को ही कहा जाता है। तो कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सारी की सारी बातें आप समझते हुए चल रहे हो। ये बातें जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ मेरे भाइयों जवानों, ये बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है, क्योंकि यही बातें एग्जामिनर आपसे बार बार घुमाकर पूछेगा। ज्यादा एग्जाम का जो लेवल आपका नहीं होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 4 5 5 एक्स्ट्रा बातें इसीलिए बताते हुए चल रहा हूँ ताकि कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाकर पूछ ले, तब वो किस तरह से हमें करना होगा। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैंने बता दिया मेरे भाई, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े, और मैंने टेलीग्राम बताया आपको, मेरा जो टेलीग्राम है वो देख लीजिए, इंस्पायर एजुकेशन। किस नाम से है मेरा टेलीग्राम? सर आपका टेलीग्राम बता दो तो भाई इंस्पायर एजुकेशन के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। या आप लोग सीधा मेरा नाम सर्च कर लेना, जिस भी सोशल मीडिया पर हो आप, इंस्टा यूट्यूब व्हाट्सअप वगैरह, यहाँ पे मेरा नाम सर्च कर लेना आप लोग, प्रवीण सुथार सर, ठीक है? मेरा नाम सर्च कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बताइएगा। सांची के स्तूप की बात हुई है, तो अगर मैं बात करता हूँ सांची के स्तूप के बारे में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सांची का स्तूप कहाँ पे पड़ता है। सर ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और ये सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सर ये जिस शासक ने बनवाया था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक था। पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये सांची का स्तूप कितने के नोट पे होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ ये कितने के नोट पे होता है? सर ये तो 200 रुपए के नोट पे होता है। अब अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, तो अशोक की हम बात करते हैं तो ये किस वंश का राजा था? सर ये मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? सर इसका संबंध मौर्य वंश से रहा था। और अशोक किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर करेंगे सर ये कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सर अशोक जो है ये कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बताइए? कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? आंसर कर देना दोस्तों, 261 बीसी के अंदर कलिंग का जो है युद्ध हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ ये कलिंग जो है दोस्तों, ये किसका पुराना नाम था? तो सर ये उड़ीसा का ही पुराना नाम था। अब कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ, तो ये किस किस के बीच में हुआ? आप आंसर करेंगे सर ये युद्ध जो है ये अशोक के बीच में और कलिंग के राजा कारुवाकी के बीच में हुआ था। कलिंग का राजा कौन था उस समय? सर कारुवाकी था, जिसमें कौन जीत गया? अशोक जीत गया। कई बार पूछ लेता है कलिंग युद्ध का कारण क्या था, तो मेरे भाई ये हाथियों के लिए युद्ध हुआ था। किसके लिए हुआ था? हाथियों के लिए। अशोक ने जो है कारुवाकी से बोला मेरे भाई मुझे कुछ हाथी दे दे, लेकिन कारुवाकी बोला हम हाथी नहीं देंगे आपको। तो अशोक बोला भाई हाथी नहीं देगा तो मैं छीन लूंगा, आजा मैदान में। इन्हीं के बीच में लड़ाई हुई थी दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं अशोक के बारे में, तो अशोक वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले क्या काम किया था? जिसने पत्थरों पर ज्ञान की बातें लिखवाना शुरू किया था, वो अभिलेख कहलाते थे। और याद रखिएगा अशोक के अभिलेख कब पढ़े गए? तो 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़े गए। और इन्हें पढ़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आपसे अगर पूछ ले तो वो जेम्स प्रिंसेप था। क्या नाम था? सर इनका नाम पढ़ने वाला जो अभिलेखों को पढ़ने वाला जो था उसका नाम जेम्स प्रिंसेप हुआ करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये आपके क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपकी जो है आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नाम आया कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और इनकी किताब याद रख लीजिएगा अर्थशास्त्र। कौन सी किताब याद रख लेंगे? कौटिल्य की किताब याद रख लीजिए दोस्तों, कौन सी? अर्थशास्त्र। और गौतम बुद्ध का नाम आया तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? सर गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया।
क्या कहा जाता है इन्हें, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया वो 1912 में बनाया गया था, घोषणा 1911 में हुई थी। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, दिल्ली से पहले की राजधानी आपसे पूछी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, वो कौन सी हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, जिसे आज कोलकाता के नाम से जानते हैं। और ये वर्तमान में किसकी राजधानी है, सर ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। कई बार क्वेश्चन आता है कलकत्ता किस नदी के किनारे पड़ता है, हम आंसर करेंगे कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, तो हम आंसर करेंगे सर कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के किनारे पड़ता है। बंबई, बंबई सर इसे बॉम्बे के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले बंबई किसकी राजधानी है, सर महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। और अगर आपसे ये पूछ ले बंबई को किसने बसाया था दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले बंबई को किसने बसाया था, आप आंसर करेंगे अंगियार गेराल्ड ने। किसने बसाया दोस्तों, सर बंबई को बसाने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था अंगियार गेराल्ड। और इसी अंगियार गेराल्ड के द्वारा बंबई। पटना, पटना किसकी राजधानी है, सर पटना बिहार की राजधानी है। और अगर आपसे ये पूछ ले पटना को किसने बसाया था, तो हम आंसर कर देंगे शेरशाह सूरी। क्या आंसर कर देंगे, शेरशाह सूरी। लेकिन पटना का नाम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र नाम किसने दिया था, सर पाटलिपुत्र उदयन ने दिया था। किसने दिया दोस्तों, उदयन ने दिया था। लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको जो है याद रखनी है। अब दिल्ली, दिल्ली से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर वो आपसे ये पूछे बताइए भारत को राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तब हम आंसर करेंगे सर वो 1911 की बात है। लेकिन पूछे इसे राजधानी बनाया कब गया था, तो दोस्तों याद रखना वो 1912 में बनी थी। कब बनी थी, 1912 में। ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका 1912 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। और अगर मैं बात करता हूं सत्यमेव जयते के बारे में, तो याद रखिए मेरे दोस्तों ये सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो सर ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आई है किसकी, भारत देश के राष्ट्रीय वाक्य की। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, ये सत्यमेव जयते, यानी क्या होगी, सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए इसका जो मैं वर्णन मिला वो किस में मिला, उपनिषद में मिला। और उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। इसमें से कितने उपनिषद हैं, सर कुल 108 है। 108 में से प्रमाणित कितने हैं, तो प्रमाणित अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों तो आप आंसर कर देना सर प्रमाणित की जो संख्या है वो कितनी है, मात्र 12 ही है। इन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद और पूछा जाता है और वो होता है मांडुक्य। कौन सा उपनिषद पूछा जाता है, मांडुक्य उपनिषद पूछा जाता है दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूं मांडुक्य उपनिषद के बारे में, तो मांडुक्य उपनिषद जो है दोस्तों इसके याद रखिए इससे लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिया गया है, सर इससे सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। तो दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछ ले बताइए किस उपनिषद के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है, तो मांडुक्य उपनिषद। उपनिषदों की संख्या पूछे 108, प्रमाणित पूछे तो 12 कर देना। और राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद हुआ था, वो आपसे नहीं पूछेगा, तो आप उसको छोड़ते हुए चल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसकी शुरुआत किसने की थी। हम आंसर करेंगे सर इसकी शुरुआत करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इसी के दौरान एक नारा दिया था और वो नारा था करो या मरो। कौन सा नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, तो हम सभी आंसर करेंगे सर महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1942 में हुई थी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अगस्त 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी के कई आंदोलन आपसे पूछे जाते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको, महात्मा गांधी के बारे में समझिएगा। एक तो याद रखेंगे दोस्तों आप लोग कि सर महात्मा गांधी जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, सभी जानते हैं पोरबंदर गुजरात में। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हम आंसर करेंगे विश्व अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है।
तो अहिंसा दिवस अगर आपसे पूछे तो वो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म पर ही मनाया जाता है। उसके अलावा आप कुछ चीजें समझिएगा जो इनके आंदोलनों से पूछी जाती है। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहां से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और याद रखिएगा ये 9 जनवरी को लौटे तो इसे मनाते हैं हम एनआरआई डे के रूप में, या इसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट चुके हैं। उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सुना होगा, नील सत्याग्रह भी सुना होगा। तो दोस्तों वो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 1919 का। 1919 में कौन सा रोलेट एक्ट आया था? कौन सा एक्ट आया था सर? वो रोलेट एक्ट आया था, काला कानून आया था। 1920 में क्या हुआ सर? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके चलते ये वापस ले लिया गया। चोरा चोरी कांड हुआ। उसके बाद 1922 के बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो क्या हुआ सर? 1922 के बाद 1923 में पार्टी की स्थापना हुई। ये सारी बातें छोड़ते चलिए। 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया। ये महात्मा गांधी की बात करें। उसके बाद याद रखना 1930, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद दांडी मार्च शुरू हुआ। दांडी मार्च शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ सर? 1942, और 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये आपकी सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको मैंने बताई। और महात्मा गांधी की मृत्यु अगर आपसे पूछ ले 1948, 1948 में पूछ ले तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के नथुराम गोडसे ने गोली मारी। इनकी पत्रिकाएं हरिजन पत्रिका थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ थे, यंग इंडिया थे। ठीक है, ये सारे के सारे इनके अखबार वगैरह सारा मैंने आपको बता दिया। आगे और भी बातें करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किस पुस्तक से है? अगर मैं बात करता हूं इस वंदे मातरम के बारे में तो दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर अगर हम बात करते हैं भारत देश के राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान हमने पढ़ा, ये राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत की दोस्तों मैं बात करता हूँ तो इसे गाने में 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 मिनट और 5 सेकंड में वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो सर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और आपसे ये पूछा है गीतांजलि, गीतांजलि सर अभी तो आपने पढ़ाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की थी। किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये कहां से लिया गया है सर? ये लिया गया है आनंद मठ से। कहां से लिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सर, ये आनंद मठ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर करिएगा। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपसे क्या पूछा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। अगर मैं बात करता हूं ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों तो याद रखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं इनका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। तो कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर दे रखा है 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं राजा राम मोहन राय के बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा ही इन्हें उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछे इंग्लैंड जाने वाला पहला भारतीय, तो इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय भी यही थे। अगर आपसे पूछे बताइए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो वो भी इनके द्वारा ही की गई थी, राजा राम मोहन राय। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1829 का, 1829 का कौन सा? सती प्रथा। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के अंदर सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ। और याद रखिए दोस्तों इसमें इनका साथ किसने दिया था? विलियम बेंटिक ने दिया था। किसने दिया था? विलियम बेंटिक। और राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से भारत के अंदर 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा महायुद्ध, ये विश्व युद्ध की बात हो रही है दूसरों, और दूसरा विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये आपका समाप्त कब
कब हुआ था? 1937, 1918, 1900। याद रखिए दोस्तों, अगर मैं पहले विश्व युद्ध की बात करता हूं तो पहला विश्व युद्ध जो है वो आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और अगर मैं बात करता हूं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो दूसरा जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1939 से लेकर 1945। तो उसने क्या पूछा है, आपका समाप्त कब हुआ था? तो 1945 ढूंढो, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये शुरू हुआ था तो इसका अंत 1945 में हुआ था। किसके कारण? सर यहां पर दो बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए। एक गिराया गया हिरोशिमा पर और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर। जब हिरोशिमा की मैं बात करता हूं तो ये घटना है 6 अगस्त 1945 की। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था वो कहां पर गिरवाया गया? सर वो नागासाकी पर गिराया गया। अगर आपसे वो इनके नाम पूछ ले दोस्तों तो नाम में आप लोग बताएंगे इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? सर इसका नाम जो था वो लिटिल बॉय हुआ करता था। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? इसका नाम था फैट मैन। तो दोनों नाम भी आपको याद रखने, कई बार नाम भी पूछ ले जाते हैं। ये दोनों के दोनों स्थान अगर आपसे पूछ ले कहां पे पड़ते हैं तो आप आंसर करेंगे सर ये जापान में पड़ते हैं। कहां पे पड़ते हैं दोस्तों? सर ये जापान में पड़ते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपकी रहेगी। और याद रखिएगा पहले विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को किस उपाधि दी गई? तो कौन सी उपाधि थी? सर इन्हें सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई? सर इन्हें सार्जेंट की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? आपसे क्या पूछा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष आपसे पूछी है तो कौन रही थी? सुचेता कृपलानी? नहीं सर, सुचेता कृपलानी जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो प्रथम महिला सीएम आपसे अगर पूछे तो वो सुचेता कृपलानी थी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। अरुणा आसपली? नहीं सर। विजय लक्ष्मी पंडित? नहीं सर, ये उनमें नहीं थी। तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट की मैं अगर बात करूं तो इनका एक न्यूज़पेपर याद रख लीजिए, कॉमनवील। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बताइए कॉमनवील अखबार किसका था? आंसर कर देंगे एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन एग्जाम में और हाईलाइट होता है, आपसे ये पूछा जाता है बताइएगा एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। और होम रूल लीग की शुरुआत इसने किसके साथ मिलकर की थी? सर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की जो शुरुआत की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर की गई थी। तो ये आपसे पूछा है। अगर वो पूछ लेता पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन कहां की? भारत की, तो भारत की अगर आपसे पूछता तो दोस्तों वो सरोजनी नायडू होती। कौन होती? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो कि भारत के उत्तर प्रदेश की पहली क्या बनी थी? राज्यपाल बनी। इन्हें भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी किताब पूछ ली जाती है ब्रोकन विंग्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? सर इनकी पुस्तक का नाम ब्रोकन विंग्स हुआ करता था। भारत पर पहला मुस्लिम सफर आक्रमणकारी कौन था? बताइए, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। अगर मैं बात करूं आक्रमण की दोस्तों तो ये मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। और 712 में ये जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? सर ये आक्रमण जिसने किया था इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। और दोस्तों याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? सर इसने सिंध पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध का जो शासक हुआ करता था दोस्तों, उस समय सिंध का जो शासक हुआ करता था इसका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। तो इसी दाहिर को पराजित किया। और मोहम्मद बिन कासिम से एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाएगा बताइए भारत में इसने कौन सा कर लागू किया? तो आप आंसर करेंगे सर इसने जजिया कर लागू किया था। कौन सा कर लागू किया? जजिया कर। और जजिया क्या था? सर ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। किससे? गैर मुसलमानों से। यानी अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या तो आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए वरना आपको जो है एक टैक्स देना पड़ेगा। और इसी टैक्स का नाम क्या रखा गया था? सर इसका ही नाम रखा गया था जजिया कर। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 647, 647 में याद रख लेना हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। और 1013, 1013 के अंदर क्या था? सर भारत के अंदर महमूद गजनवी आया हुआ था। भारत में कौन आया हुआ था? महमूद गजनवी आया हुआ था, जिसने भारत पर 1001 से 1027 तक लगातार भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे।
चलिए, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य, राजस्थान का एक शासक था जिसे अभिनव भारताचार्य कहा गया, आपसे पूछा गया वो कौन सा शासक था। पृथ्वीराज चौहान था। सर पृथ्वीराज चौहान फेमस है किसके लिए, त्राइन के युद्धों के लिए। त्राइन के 2 युद्ध लड़े गए दोस्तों, पहला 1191 में लड़ा गया और दूसरा 1192 में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी पूछ लिया जाता है तो वो चंद्रबरदई था। इनका दरबारी अगर आपसे पूछे तो दोस्तों चंद्रबरदई कर देना। और अगर मैं बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो याद रखिएगा इसी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, जो किसके जीवन पर लिखी गई थी, सर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के जीवन पर किसने लिखी, चंद्रबरदई ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा। कौन थे, महाराणा कुंभा जो है, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, सर इन्हीं को ही कहा जाता है अभिनव भारताचार्य। जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, जयपुर, जिसे राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, भारत का पेरिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे जवानों आपके सामने, पूछा गया है। बताइए जनरल डायर का जो संबंध है वो किस घटना से है। जनरल डायर की बात करूं तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन याद करिए, जब अमृतसर के जलियांवाला नामक स्थान पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और याद रखिएगा उसी समय उस भीड़ के ऊपर जो है गोलियां चलाने का आदेश देता है जनरल डायर। तो इसका संबंध किस चीज से है, सर इसका संबंध जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सर ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे है ये, सर पंजाब के अमृतसर नामक शहर पे। चलिए अब मैं बात करता हूं जनरल डायर की। क्वेश्चन आएगा बताइए जनरल डायर को किसने मारा था, तो आप आंसर कर देंगे सर इस चीज का बदला लिया था सरदार उधम सिंह ने। किसने लिया था, सरदार उधम सिंह के द्वारा ही इस चीज का बदला लिया गया और सरदार उधम सिंह ने ही जनरल डायर को मारने का काम किया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख के अंतिम गुरु कौन थे, सिख धर्म में मैंने बताया दोस्तों कुल गुरु कितने हुए, सर गुरु तो आपने 10 बताए थे, जिसमें पहला गुरु गुरु नानक देव बताए आपको और 10वां गुरु मैंने गुरु गोविंद सिंह बताए थे। तो 10वां गुरु ही पूछा है आपसे तो गुरु गोविंद सिंह हुए थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु पूछे तो महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में कौन से स्थान पर हुई थी, नांदेड़ पर। और याद रखिए क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो शख्स थे वो गुरु गोविंद सिंह ही थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह ही थे। गुरु तेग बहादुर कौन थे, सिखों के 9वें गुरु हुआ करते थे। तो दोस्तों इसमें आज हमने टॉप हमारे जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें बताने का काम किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जीके दोस्तों 50 नंबर की आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि 50 के 50 क्वेश्चन आपको मैं कवर करवा सकूं, इतना अच्छा से मैं आपको पढ़ा सकूं। तो दोस्तों पूरी तरह से लगन के साथ मैं अपने क्लासें लेकर आ रहा हूं, आप अपनी लगन करिएगा। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, फिजिकल आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपका सिर्फ एक एग्जाम बचा हुआ है। आप एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर भी सिलेक्शन लेके जॉब लग सकते हो, अपना आर्मी में जाने का सपना भी पूरा कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है आपकी। अब पीडीएफ के लिए मेरे दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए चिंता न करें, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन करें जो है इंस्पायर एजुकेशन। जिस नाम से हमारा यूट्यूब है इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी है, तो इंस्पायर एजुकेशन के साथ जरूर जुड़े दोस्तों। और इंस्पायर एजुकेशन पे ही हमारा क्या मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो भाई आप मेरा नाम सर्च कर लेना, मुझसे सीधा जुड़ सकते हो प्रवीण सुथार के नाम से। तो आप जब मेरा नाम सर्च करोगे प्रवीण सुथार सर तो आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हो दोस्तों, तो आप मुझसे इस सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम दें, कल इसी वक्त फिर एक क्लास और लेके आएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और जबरदस्त तरीके से उनको आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करें। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, रिव्यू जरूर दें। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।